हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात की थी, जिसमें हमने रिएक्शन देखी थी धातु की ऑक्सीजन के साथ। आज के सेशन में कुछ और रिएक्शंस पर हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं के जो आपके भौतिक गुण हैं, फिर अधातुओं के भौतिक गुण पढ़े। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हमने धातु की अभिक्रिया देखी। तो आपने बोला धातु जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है ना। और क्षार आपका अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। फिर आपने अलग अलग तरह से देखे कौन कौन से धातुएं किस प्रकार से अभिक्रियाएं करती हैं, वो सब हमने यहाँ पर पढ़ा था। और फिर एक आपका टॉपिक आया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, इसको आप उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने बोला जो धातु के ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी शो करते हैं, यानी कि उनकी अभिक्रिया अगर अम्ल और क्षार दोनों से कराई जाए तो वो लवण और जल देते हैं, दोनों के ही साथ। तो उनको क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपने देखा था, जिंक का देखा था आपने, लेड का हो गया, स्टेनस ऑक्साइड यानी टिन का आपका ऑक्साइड, ये सारे कैसे हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड की श्रेणी में आते हैं। आज की सेशन में बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे धातु की। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके जनरली ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आपके बनाती है। सो द मेटल्स दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर आर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम। यहाँ पर भी जल के साथ रिएक्शन अलग अलग तरह से होगी। अधिक अभिक्रियाशील जो भी धातुएं हैं वो ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेंगे। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी वो गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जहां पर आपको धातु स्टीम के साथ, यानी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जो अभिक्रियाएं होंगी वो देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है द मेटल्स दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर आर, जो ठंडे पानी में अभिक्रिया कर लेती हैं वो है पोटेशियम हो गया, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। सोडियम व्हेन मिक्स विद वाटर इज हाईली विग्रस रिएक्शन एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। जब सोडियम आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, तो वो किस प्रकार की रिएक्शन देता है? हाईली विग्रस रिएक्शन ये होती है, ठीक है ना, जिसमें बहुत तेजी से अभिक्रिया होगी आपके। और क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में आपका यहाँ पर क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। वाटर नहीं बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना। वाटर से तो अभिक्रिया आपकी हो ही रही है, तो ये प्लस H2। क्या? सोडियम व्हेन मिक्स्ड विद वाटर इज हाईली विग्रस रिएक्शन एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, देन यानी कि कभी कभी प्रश्न आपका आता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपका आता है कि धातु की अभिक्रिया जल से कराने पर कौन सी गैस वहां पर निकल रही है? तो हाइड्रोजन गैस आपकी मेनली यहाँ पर मुख्य रूप से निकलती है। नेक्स्ट है आपका मेटल इन एक्टिविटी सीरीज फॉर्म्स मैग्नीशियम टू आयन रिएक्ट विद स्टीम बट नॉट कोल्ड वाटर टू जनरेट मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अब एक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से लेकर के आपका आयन तक की जो धातुएं हैं वो क्या करती हैं? वो स्टीम के साथ रिएक्ट करती है बट नॉट कोल्ड वाटर, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। और यहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करती है? मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। जैसे मैग्नीशियम है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन आपकी बनेगी। सेम एल्यूमिनियम भी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन देगा। जिंक भी आपका जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर देगा। तो जनरली आप बोलेंगे कि धातुओं की अभिक्रिया जब जल के साथ हो रही है तो वो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड देते हैं। डिपेंड करता है कौन सी आपकी धातु है, ठीक है ना, और किन परिस्थितियों में उनकी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। चलिए, When iron reacts with steam, it forms iron first and second oxide, ठीक है ना। Fe2O3 भी बनेगा और Fe3O4 भी बनेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो क्या है? जल के साथ आपकी अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशील, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम
चलिए, ठंडे जल के साथ जैसे आपके क्रियाशील कौन कौन से हैं? सोडियम है आपका, पोटेशियम है आपका, कैल्शियम है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशील होते हैं। गर्म जल के साथ अभिक्रियाशील जैसे मैग्नीशियम की बात हो रही है, केवल भाप के साथ जो अभिक्रिया करते हैं वो है जैसे आयन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा कि मैग्नीशियम, फ्रॉम मैग्नीशियम टू आयन, ये भी आपका स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो वो गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया करेंगे जैसे मैग्नीशियम की बात हो रही है, और वो स्टीम के साथ भी आपका रिएक्ट करेगा, लेकिन केवल भाप के साथ ये वाले आपका रिएक्ट करेंगे। तो सबकी रिएक्शंस यहाँ पर दी गई है, किस प्रकार से सभी अभिक्रिया कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपका बना रहे हैं। तो ये आपको ऊपर के जो धातुएं दिख रही हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। जबकि एल्यूमिनियम हो गया, आयन हो गया, ये आपका ऑक्साइड्स बना रहे हैं। ये हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, ये आपके ऑक्साइड बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं ये, तो क्या बनता है आपका, यहाँ पर लवण बनेगा और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी। ओके, सो द मेटल सॉल्ट ईदर सल्फेट और क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम रिएक्ट फोर्सफुली विद डाइल्यूट H2SO4 and dilute HCl. The reaction is identical to the one that occurs when water is used. Okay, जनरली क्या देख रहे हो आप, धातु जो है आपकी वो अभिक्रिया कर रही है जब किसी अम्ल के साथ, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बना रही है और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जब धातु आपका अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस वहां पर बनती है। With dilute acid, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin and lead react safely. Magnesium is the fastest of the 6 elements while lead is the slowest. ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका बताया गया है कौन किस तरह से अभिक्रिया कर रहा है। तो मैग्नीशियम बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, जबकि लेड सबसे धीमे अभिक्रिया करेगा। ओके, तो रिएक्शंस भी यहाँ पर आपको दी गई है। बस आपको याद रखना है कि जब कोई अम्ल यहाँ पर धातु से अभिक्रिया करेगा तो आपका धातु का लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है ना, चलिए नोट करिए। तो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु तनु अम्ल के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर दे रही है अभिक्रिया करने पर। सामान्यतः धातुएं तनु अम्ल जैसे HCl हो गया या H2SO4 है आपका, से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। जैसे आयन आपका HCl से अभिक्रिया करके FeCl2 प्लस H2, Mg आपका HCl से अभिक्रिया करके MgCl2 प्लस H2, जिंक आपका HCl से अभिक्रिया करके ZnCl2 प्लस H2, एल्यूमिनियम आपका HCl से अभिक्रिया करके AlCl3 प्लस H2 दे रहा है। तो इस प्रकार से सारी धातुएं आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके उनके संगत क्लोराइड दे रहे हैं और साथ में उनकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है। ठीक है ना, कॉपर, मरकरी एवं सिल्वर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि कॉपर, मरकरी और सिल्वर कहाँ आते हैं, अभिक्रियाशीलता में सबसे नीचे आते हैं। तो डाइल्यूट एसिड से जनरली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस उपचयित होकर H2O उत्पन्न करती है, जबकि धातु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, परंतु Mg एवं Mn यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु HNO2 के साथ क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली अभिक्रिया आपकी नाइट्रिक एसिड के साथ हो रही है। यदि ये आपके HNO2 से अभिक्रिया करते हैं तो वहां पर आपका नाइट्राइट बनता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपका HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया होकर ये बन रहा है, लेकिन अगर HNO2 से अभिक्रिया होती है आपकी तब ये नहीं बनता है। ठीक है, तब नाइट्राइट बनता है आपका और साथ में H2O आपका निकलता है। ठीक है ना, तो ये HNO3 आप इसको यहाँ पर कर लेंगे। Mg आपका HNO2 से भी अभिक्रिया करता है, मैंने आपको बताया ना, लेकिन वहां पर आपका नाइट्राइट बनते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पर जो धातु है आपका, धातु की धातु के लवण से अभिक्रिया। अब धातु की धातु के लवण से ही अभिक्रिया हो रही है, यानी एक धातु है, जैसे यहाँ पर जिंक है आपका, ठीक है,
उसकी अभिक्रिया हो रही है कॉपर सल्फेट से। ये धातु हो गया, ये धातु का लवण हो गया, इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराई तो क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से पृथक कर देती है, ठीक है ना। यानी अगर हम यहाँ पर CuSO4 का विलयन ले रहे हैं और उसमें हमने जिंक डाल दी, तो हम जानते हैं जिंक आपका अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो ये इसको यहाँ से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो आपका सोल्यूशन बन जाता है जिंक का, दैट इज ZnSO4, और आपकी Cu जो है यानी कॉपर जो है आपकी वो अलग हो जाती है। तो समझ रहे हैं, धातु के लवण से अभिक्रिया करता है, लेकिन अभिक्रिया किस केस में होती है, जिसमें कि धातु के लवण में जो धातु है वो दूसरी धातु की तुलना में कम क्रियाशील है, यानी कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु को दूसरी धातु के लवणीय विलयन में डाला जा रहा है जो कि उससे कम अभिक्रियाशील है, तो वो अपनी से कम अभिक्रियाशील धातु को यहाँ से पृथक कर देगा या विस्थापित कर देगा, जिसको आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत भी पढ़ा था। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आपने ZnSO4 ले लिया सपोज, उसके सोल्यूशन में आप कॉपर को डालेंगे, इन दैट केस आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील को आप अधिक अभिक्रियाशील में डाल रहे हैं तो वो हटा नहीं पाएगी उसको, समझ रहे हैं। तो ये अभिक्रिया नहीं होगी आगे, लेकिन यहाँ पर जिंक आपका अधिक अभिक्रियाशील था एंड कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है, इस वजह से उसने उसको विस्थापित कर दिया। सेम किस केस में होता है आपका, बताओ, जब आपका आयन को डाला जाता है CuSO4 में, इन दिस केस अगेन Fe जो है आपका वो Cu को डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 अपना एक सोल्यूशन बना लेता है और Cu आपकी अलग हो जाती है, ठीक है। चलिए विस्थापन अभिक्रिया करके लिख लेंगे तो याद आ जाएगा आपको, ठीक है ना। क्या होता था, धातु की अभिक्रिया धातु के लवण से कराने पर, जो कि उसका लवणीय विलयन होगा, ठीक है ना, कराने पर अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से या लवणीय विलयन जिसे आप कह रहे हो, यौगिक से विस्थापित कर देती है तथा अपना यौगिक बना देती है, ठीक है। यानी जो अधिक अभिक्रियाशील है वो अपना यौगिक बना देगी। धातु की अभिक्रिया धातु के लवण से कराने पर अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देती है, ओके। इसमें आपको दिख रहा होगा कॉपर सल्फेट जो है नीला सोल्यूशन उसका, उसमें लोहे की कील डाली जा रही है यानी आयन को डाला जा रहा है। तो आयन डालने के पश्चात क्या होता है, सोल्यूशन आपका ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन था वो बदल चुका है और वो बन गया है फेरस सल्फेट FeSO4 का, और कॉपर आपकी निक्षेपित हो चुकी है कहाँ पर, लोहे की कील पर, जो ऑरेंज रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है वो कॉपर है, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन इसका है और कॉपर कहाँ गई है, इस पर, पहले ये आयन था और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, ओके। अब कौन सी धातु किसको विस्थापित करेगी, ये कैसे पता लगेगा, तो ये इस अभिक्रिया शीलता का जो क्रम है यानी कि सक्रियता श्रेणी जो है उससे पता लगेगा, ठीक है ना।
यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में आपका मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, यानी कि अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में। दैट मीन्स कि सबसे ऊपर जो धातुएं होंगी वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होंगी, और जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। तो इस श्रेणी में जो सबसे नीचे स्थित है उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है ना। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, समझ लीजिए इसको। देखो इसमें क्या है, जो यहाँ पर पोटेशियम है वो पोटेशियम अपने से नीचे आने वाले सभी तत्वों को या सभी जो धातुएं हैं उनको उनके लवणीय विलयन से या उनके यौगिक से पृथक करने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम अपने से नीचे आने वाले सभी को पृथक कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, लेकिन पोटेशियम को नहीं करेगा। दैट मीन्स कि अभिक्रियाशीलता धातुओं की यहाँ पर हमें बहुत जरूरी है जब हम विस्थापन की बात कर रहे हैं या धातुओं के लवणों के साथ हम अभिक्रियाशीलता देख रहे हैं। तो कोई भी जो धातु है वो अपने से कम अभिक्रियाशील को, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे आती है, उसको वो विस्थापित कर सकती है, ठीक है। यानी कि अगर हम कैल्शियम को देखें यहाँ पर, तो कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, इन सभी को विस्थापित कर सकता है, लेकिन इन दो को नहीं कर सकता। समझ रहे हो। सेम मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम अपने से नीचे आने वाले सभी को विस्थापित करेगा, लेकिन अपने से ऊपर वालों को विस्थापित नहीं करेगा। जस्ट इससे पहले वाले दो एग्जाम्पल देख लीजिए, जिस केस में कॉपर को जिंक के द्वारा और आयरन के द्वारा विस्थापित किया गया था, क्योंकि कॉपर उन दोनों से नीचे है सक्रियता श्रेणी में, लेकिन कॉपर इन दोनों को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे ऊपर है। वहीं पर अगर हम जिंक और आयरन की बात करें तो जिंक आयरन को विस्थापित कर देगा। सपोज फेरस सल्फेट का सोल्यूशन था, उसमें जिंक डालेंगे तो ZnSO4 बन जाएगा, लेकिन Fe को जब जिंक के सल्फेट में डालेंगे तो तब अभिक्रिया नहीं होगी। समझ रहे हो। तो यही आपका क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस तरह से, लेकिन आयन जो है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ओके, चलिए आने वाले सेशन में रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातुओं और अधातुओं के बीच किस प्रकार की अभिक्रिया होती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आयनिक यौगिक का, ठीक है। इस पर हम लोग बात करेंगे। आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।